हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रंजन सिंह एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे 12th में हैं और जो CUET दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए नीट, जेई और ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए हम बात करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव पेपर को अप्रोच करें और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करें कम से कम टाइम में। जैसे कि आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। हम किसी क्वेश्चन को करने में कई स्टेप लेते हैं। तो आज हम इन्हीं में बात करेंगे कि ऑप्शन देख के कैसे हम आंसर टिक करें, या अगर हम कैलकुलेट करें भी तो उसको एक स्टेप के अंदर कैसे खत्म कर दें। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक्स अलग चीज होती हैं, क्योंकि अगर मैं ट्रिक बताने रहूंगा तो ट्रिक तो 50-100 इतनी ट्रिक हो जाएंगी कि बच्चा पेपर में ट्रिक भूल ही जाएगा। तो इसीलिए आपको मैं बस कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आप क्लास में पढ़ते हैं, बस उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करें। हम इस पूरी सीरीज में यही चर्चा करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें। अब मैं आपको जो भी बताऊंगा आपने सब पढ़ा होगा, लेकिन बस हमें प्रैक्टिस नहीं होती उसको अप्लाई कैसे करें। तो वही चीज आज हम डिस्कस करेंगे, कैसे इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें और बिना सोल्व करे या एक स्टेप में सोल्व करके आंसर निकाले और आगे चले। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा रोल टाइम का होता है कि टाइम कैसे मेंटेन करें। नीट में आपको पता है 45 क्वेश्चन होते हैं और आपको उसको 45 मिनट में ही सोल्व करने होते हैं, क्योंकि आपको फील करने में भी टाइम लगता है। तो कम से कम टाइम में सोल्व करना होता है। जो बच्चे सब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो करेंगे उनका पेपर स्किप हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच को अपनाएं और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको मोल्स दिए हैं, ए के 2 मोल, बी के 3 और ए का प्योर वेपर प्रेशर, बी का प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है। और आपसे पूछा है कि कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने स्कूल लेवल पे क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। आप क्या करेंगे, एक्स ए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स ए निकाला, एक्स बी निकाला, रोल्स लॉ लगाया, रोल्स लॉ इज इक्वल पी इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, एंड वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया 380 mm एच जी। तो इसमें कुछ स्टेप आप ले रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। जब मैं इस क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर सकता हूं तो मैं कैलकुलेशन क्यों करूं। हालांकि क्वेश्चन छोटा ही था, लेकिन फिर भी मैं इतना भी टाइम क्यों दूं, मैं 5 सेकंड में क्यों ना सोल्व कर दूं। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ही जब क्लास में पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपने सबने पढ़ा होगा कि जब किसी भी सॉल्यूशन में ए और बी 2 कंपोनेंट होते हैं तो जो टोटल वेपर प्रेशर आता है वो हमेशा क्या आता है, इनके बीच में आता है। पी नोट बी से कम और पी नोट ए से ज्यादा, ये आप सबको पता है। बस आप ऑप्शन देखिए कि भाई इसमें जो पहला ऑप्शन हो पी नोट ए से कम है, ये हो नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन है पी नोट बी से ज्यादा है, ये हो नहीं सकता। बचे 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शन में आप ये देख लीजिए कि किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो पी नोट बी का ज्यादा है। तो जो नेट वेपर प्रेशर आएगा ना सॉल्यूशन का, वो हमेशा उसकी तरफ शिफ्ट होगा जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, या ये कह लो जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है उसी तरफ नेट वेपर प्रेशर भी आएगा। ये आप सब जानते हैं। बस आप ये देख लीजिए, दोनों ऑप्शन 200 और 500 के बीच में है। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए 500 के पास है। ये क्या है, 380 500 के पास है, क्योंकि बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ये तो समझाने मुझे टाइम लग रहा है, आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो आप बस देखेंगे ए और बी, इनके बीच वाला ऑप्शन देखेंगे और 500 जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसके पास वाला ऑप्शन देखें, टिक करेंगे। अब कुछ बच्चे का क्वेश्चन होगा कि सर अगर 400 ऑप्शन होता तो वो भी तो उनके बीच में लाई कर रहा है। तो बच्चे ऐसा ऑप्शन कभी भी नहीं बनता है। जो पेपर सेट करते हो रैंडम ऑप्शन नहीं देते हो, सोच समझ के ऑप्शन को बनाते हैं, और वो चाहते हैं कि बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच को अप्लाई करो और चले। वो भी नहीं चाहते कि कैलकुलेशन करे, क्योंकि आपको भी रफ पेज स्पेस भी इतना ही दिया जाता है कि आप कम से कम ही कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। मैं कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा आपको, और ये कॉन्सेप्ट ये नहीं कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन में है, जितनी भी फिजिकल ऑर्गेनिक सब जगह आपको ना ऑप्शन देखना, टिक करना है। और ज्यादा मैंने बोला अगर होगा भी तो एक स्टेप, इससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। और उस एक स्टेप में मैं आपको फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें वो बता दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि बच्चे सर में याद नहीं होता, उसके लिए हमारे पास हम ट्रिक बनाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें मतलब आपको याद करने के तरीके बताएंगे, तो वो देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आते हैं इसी चैप्टर का, आप इसी चैप्टर बात करें, इसी चैप्टर पे लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें ए के मोल 1 है और बी के 3 है, और टोटल प्रेशर 550 mm ऑफ एच जी है 550। हमने क्या करा, 1 मोल ऑफ बी फर्दर ऐड करा, तो जो फाइनल प्रेशर होगा पीएस वो हो गया 560 mm ऑफ एच जी। अब आपसे ये पूछा है कि बताइए कि जो पी नोट ए और पी नोट बी है वो क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका होगा जो आपने स्कूल लेवल पे करा होगा या आपने जहां भी करा होगा, कि आपने एक्स से निकाला होगा 1/4, क्योंकि 1/4 ये मैं इसका निकाल रहा हूं ऐड करने से पहले का। एक्स भी निकाला होगा 3/5। अब नए सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, आपने 1 मोल बी ऐड करा है, तो एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स से तो 1 ही है,
क्योंकि बी ऐड करा तो ये बढ़ेगा ना, और टोटल मोल कितने हो जाएंगे, 1 3 4 और 1 5, 5 हो गए। एक्स भी क्या आ जाएगा 4/5, 4 कैसे, क्योंकि 3 तो पहले ही था, 1 ऐड किया तो 4/5। तो आप इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन यही रोल्स लॉ की, पी नोट ए एक्स ए, पी नोट बी एक्स इक्वल टू टोटल पी नोट ए इंटू 1/4 प्लस पी नोट बी इंटू 3/4 इज इक्वल टू 550। तो यहां से आपका एक इक्वेशन बनी। तो आपने ये पहली इक्वेशन देखी, पहली इक्वेशन बनी। अब हम जो 1 मोल बी ऐड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी ना, वो देखते हैं। वो क्या बनेगी, पी नोट ए इंटू 1/5 प्लस पी नोट बी इंटू 4/5 इज इक्वल टू 560 दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइनली क्या बना, पी नोट ए प्लस पी नोट बी 2800 आ गया। अब आपको पता है ये सेकंड इक्वेशन है और पीछे आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, उनको हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। सोल्व सबको करना आता ही होगा, सोल्व करके पी नोट बी और पी नोट ए आ गया। तो सोल्व कर लिया हमने, ठीक है, सोल्व कर लिया। बट मैंने आपको बताया ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व करना होता है, 30 सेकंड 45 सेकंड, समय की बहुत लिमिट होती है वहां पर। आपको टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है। इस चीज पे आपको प्रैक्टिस करानी है, वो हम कराएंगे। प्रैक्टिस कैसे होती है वो सारी चीज आपको बताई जाएगी, कि कहाँ पे कैलकुलेशन को कितना कम करा जाए, सब बताया जाएगा। पहले भी आप ये ध्यान दीजिए कि जब इन 2 इक्वेशन को सोल्व करा तो हमारा आंसर आ गया। फिर मैं ये कहता हूँ कि जब हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन देके कर सकते तो हम सोल्व क्यों करें, क्योंकि आपको पता ही, आप जितने ज्यादा स्टेप करोगे एरर के चांस उतने ज्यादा है, गलतियां उतनी ज्यादा होगी। एक बार गलती होगी, फिर क्वेश्चन आप रिपीट करोगे, देखोगे, सोल्व करोगे, फिर और टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरीके से टाइम वेस्ट होता रहता है। तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट ऑप्शन देखना है। आप मुझे ये आपको पता है कि ये जो पीएस है, सोल्यूशन जो वेपर प्रेशर है, वो 550 है। तो ए का जो ए होगा जिसके मोल कम है और बी के मोल ज्यादा है, तो ये तो फिक्स है कि ए जो होगा ना, पी नोट ए, वो 550 से कम होगा, और जो पी नोट बी होगा वो 550 से ज्यादा होगा। ये बात आप सब जानते हैं, ठीक है। पी नोट बी मैंने ज्यादा क्यों बोला बेटा पी नोट ए से, क्योंकि पी नोट एंड बी के मोल ज्यादा है। जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। रोल्स ने कहा था ये बात, ठीक है। अब हम ऑप्शन में आते हैं। तो ये वाला जैसे ऑप्शन है, ये क्रॉस हो गया। क्यों क्रॉस हो गया, क्योंकि पहला ऑप्शन 550 से कम है, ठीक है, बट दूसरा क्या है 550 के बराबर है, तो हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला, 550 से कम या 550 से ज्यादा होना चाहिए। इस वाले केस में क्या है, दोनों ही ऑप्शन 550 से कम है, ठीक है, एक ज्यादा होना चाहिए था, एक कम होना चाहिए था। इस वाले में क्या है, दोनों ही ऑप्शन 550 से ज्यादा है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला। इसमें क्या है, एक 400 550 से कम हो गया, मतलब वो पी नोट हो गया, और 600 550 से ज्यादा हो गया, मतलब वो क्या हो गया, पी नोट भी हो गया। तो सीधा आंसर मारो ना। तो इसमें कितना टाइम लगता है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको लग रहा है सर इसमें टाइम लग गया, नहीं। आप जैसे ही देखेंगे ऑप्शन आपको दिख जाएगी, इससे एक कम होना चाहिए, इससे एक ज्यादा होना चाहिए, ये ऑप्शन चेक कर लोगे, फोर्थ आंसर आगे चलो, सारे स्टेप बच गए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा। तो यही ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। मैं अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल और देता हूं, अलग अलग क्वेश्चन। फिर कभी जब हम सीरीज बनाएंगे तो उसमें हर एक टॉपिक को बताएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है। मैं फिर बता रहा हूं, ट्रिक्स नहीं यूज बता रहा मैं, ट्रिक्स पेपर में बच्चे भूल जाते, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपने क्लास में टीचर ने थ्योरेटिकली समझाया था, उस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करवा रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूले से मैं आपको बचा रहा हूं, और फॉर्मूले भी अप्लाई कराऊंगा तो फॉर्मूले को भी मैं हल्का चेंज कर दूंगा आपके लिए, कैलकुलेशन में आप बच जाएं, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 20%। सबसे पहले तो बच्चे याद रखना, अगर परसेंट की बात हो रहा है तो इनिशियल को 100 मानना होता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। बाय कह रहा है या 2 कह रहा है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बाय का मतलब होता है 20 से कम हो रहा है, 2 का मतलब फाइनल ही 20 हो गया है। तो अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको पता ही है, सीधा आरएलवीपी की बात कर रहा है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर की। डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पी नोट है माइनस पी अपन में, पी नोट इक्वल टू एनबी अपन में एनए प्लस एनबी। पी नोट है आपको 100 मानना है, मैंने बोला इनिशियल 100 मानना है। 20 कम हुआ है तो फाइनल 80 हो गया, अपन में 100 इक्वल टू मोल्स ऑफ बी। बी का मोल्स कैसे आ जाएगा, गिवन वेट निकालना है, WB बाय 180 अपॉन में WB बाय 180 प्लस 180 अपॉन में 18, ओके, 180 अपॉन में 18। तो इसको सोल्व करते हैं, तो वहां पे आएगा 20 अपॉन में 100 W बाय 180, फिर इधर W बाय 180 प्लस 10। इसको स्टेप सोल्व करा, ये सारे स्टेप सोल्व करा, देखो करते गए सोल्व, और फाइनली WB क्या आ गया, 250 ग्राम आ गया। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप ये देखिए कि कितनी बड़ी कैलकुलेशन जा रही है, कितनी बड़ी कैलकुलेशन जा रही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बी को नेग्लेक्ट कर दो, तो बेटा बी को नेग्लेक्ट जब करते हैं जब बी ए से 5% तक, ए के वैल्यू के 5% से कम हो, तो हर जगह नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। आप करोगे तो सीधा सीधा आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको कई जगह कर सकते हो, लेकिन वो कम ही जगह कर सकते हो। ये आपको देखना पड़ेगा कि नेग्लेक्ट करने से पहले इसकी वैल्यू कितने परसेंट है उसकी, ठीक है ना। 50% पे 40, ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। 5% तक का दिया गया, 6% तक इतना कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो उतना कौन चेक करे कि 5% है 6% है, इतना टाइम ही तो बचाना हमें। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देते हैं। अलग से कोई फॉर्मूला नहीं, इसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया, और वो जो मॉडिफाई फॉर्मूला आया वो ये आया, पी नोट ए माइनस पी ए
अपॉन में पी ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए। दोनों फॉर्मूले में अंतर देखो क्या है, नीचे एन बी हट गया और इधर पी आ गया। पहले मैं आपको ये बताता हूँ फॉर्मूला आया कैसे। तो ये कोई मैंने अलग से कोई नहीं बनाया, इसी फॉर्मूले को ड्राइव किया। ये भी मैं दिखा देता हूं। आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि चीजें आ कैसे रही हैं, ताकि आप भी सोच सको। आप खुद से सोच सकेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आप भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट निकालेंगे। हुआ क्या कि पी नोट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये था। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिवर्स करेंगे एंड देन पी नोट ए अपॉन में पी नोट ए माइनस पी ए एन ए प्लस एन बी अपॉन में एन बी एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, -1 तो पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नोट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी अपॉन में एन बी से एन बी कट गया, पी नोट ए से ये माइनस पी नोट ए कट गया, माइनस माइनस प्लस, अगेन रिवर्स कर देंगे, अगेन रिवर्स करेंगे तो पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन में पी ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए आ गया। देखो फॉर्मूला कैसे सोल्व कर दिया। ये सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बनाया, मैंने कुछ नहीं किया फॉर्मूले में, बस उसको उल्टा किया, एक सब्ट्रैक्ट किया और सोल्व कर दिया, फिर रिवर्स कर दिया, अगेन रिवर्स कर दिया, ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से क्या होगा, ऑटोमेटिकली बी एलिमिनेट हो गया। अब इसी की चिंता ही नहीं है आपको कि बी 5% है, 10% है, 50% नेगलेक्ट करे ना करे, कोई चिंता नहीं है। अब जैसे पिछला कैलकुलेशन था कॉन्सेप्ट, अब फिर हम वही लगाएंगे, बस हम करेंगे क्या, उसके जो स्टेप बढ़ रहे थे कैलकुलेशन की वो बचा लेंगे। कैसे, सीधा आप क्या करो, 100 माइनस 80 अपॉन में 80 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई 180 एन बी का और 180 बाई 18 एंड फाइनली सोल्व करा, डब्ल्यू बी 250 ग्राम आ गया। तो बहुत सारे आपके जो प्लस में जो सोल्व करने का झंझट था वो खत्म हो गया। कई बार तो क्या होता है कि ये पॉइंट में आ जाता है, उसको पॉइंट में जोड़ो, फिर वो डिवाइड करो, फिर पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट में ले जाओ, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। एनसेट का कुछ क्वेश्चन करके देखना, उसमें है भी ऐसे क्वेश्चन जहां पे पॉइंट में आएंगे और आप सोल्व करने में टाइम लगेगा। बट अगर आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ये कर लेते हैं तो सारी झंझट आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये एक आपके सामने क्वेश्चन था जिसको कैसे हमने करा। एक और मैं आपको बताता हूँ छोटा सा, जैसे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने शायद देखा हो कभी। तो इसमें क्या है कि आपको एक इक्वेशन दे रखा है, पी एस इक्वल टू 5.3 माइनस 2.3 एक्स भी दे रखा है। ओके, एक्स भी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, पी एस सोल्यूशन का प्रेशर है। अब इसमें बच्चे को मैं कहूंगा कि पी नोट ए एंड पी नोट बी फाइंड करो। तो बच्चा क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक पी एस इज इक्वल टू इक्वेशन लिखेगा, या बी है तो बी वाली आएगी, पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स बी। ऐसे याद कर लेना, ए बी ये आगे पीछे कर देते बच्चे। और अगर यहाँ ए होता तो यहाँ बी होता है, यहाँ ए यहाँ बी, यानी कि मेरा एक्स से होता तो उस केस में बी ए लेना होता है बाबा। ये सब छोटी मोटी ट्रिक्स होती है, याद करने की तरीके होते हैं, वो तो आपको अपने आप ही बना लेते हैं बच्चे। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे, कंपेयर कर दो इसके साथ, इनको क्या कर दो, कंपेयर करोगे तो पी नोट ए कितना आ गया 5.3। यहां पे कंपेयर करो, पी नोट बी माइनस पी नोट ए माइनस 2.3 आ गया। ये एक छोटा ही तरीका है, पहले ही छोटा बता रहा हूं मैं, फिर इससे भी छोटा बता देता हूं आपको। तो यहां से पी नोट बी आ जाएगा माइनस 2.3 प्लस 5.3 विच इज इक्वल टू 3.0 आ गया, पी नोट बी पी नोट ए। अब कैलकुलेशन तो आई ना, मैं इसको भी एलिमिनेट कर देता हूं। सिंपल आप क्या करो, एक्स बी को 1 रख दो। आपको पता है एक्स बी 1 है तो एक्स से 0 है, तो सारा प्रेशर किसका होगा, बी का होगा। तो ये जो पी एस है वो पी नोट बी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5.3 माइनस 2.3 कितना आ गया बेटा 3.0। और अब एक्स बी को 0 रख दो, इसका मतलब एक्स बी 0 है तो मतलब सारा प्रेशर किसका होगा, ए का होगा। तो ये 0 हो गया, तो ये कितना आ गया 5.3। तो देखो कितना इजी था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इलेक्ट्रो हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, सॉलिड स्टेट हो, 11th इक्विलिब्रियम हो, कोई भी चैप्टर हो, ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट हो, ऑप्शन देखना और हमें इस चीज को पता कर लेना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। और बिल्कुल एग्जैक्ट, हम ये कोई तुक्का नहीं मारेंगे कि 50-50 चांस है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जैक्ट आंसर पता कर रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है बस। तो फोकस आप करिए कॉन्सेप्ट पे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने उसकी थ्योरी अच्छे से सुन रखी है, तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर को बहुत आसानी से कर लेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में यही अंतर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में एग्जामिनर जो होता है वो ये चेक करता है कि इस बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। और सब्जेक्टिव में तो बच्चे, आपको पता ही है, कई चीजें हम रट के भी चले जाते हैं और नंबर आ जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, टाइम आपके पास होगा, पेपर को बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।